हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एनएफएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप कब सॉल्व कराओगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 5 है, बट बीटेक एमटेक का ये पार्ट नंबर 1 ही है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज हम जो कर रहे हैं वो है बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी। तो इसको मैंने पार्ट नंबर 5 नाम दिया है क्योंकि ये 2023 के क्वेश्चंस हैं। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक ऑफ 2022, देन ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। तो आप एनएफएसयू की प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो। सारे के सारे वीडियोस जो हैं 2022 के पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, तो उन पेपर को भी आप सॉल्व कर लेना। तो इस वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में, हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में इवेंचुअली आपका पार्ट 6 आएगा जिसमें हम 31 से लेके 60 तक करेंगे और फिर हम 61 से लेके पूरे 100 तक करेंगे। तो इस तरीके से जो है डेली वीडियो आएगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी अपडेट्स होते हैं फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एनएफएसयू के रिगार्डिंग और साथ ही में लेक्चर्स जो होते हैं फोरेंसिक साइंस के, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो को। और देखो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मैं हमेशा आपको क्वेश्चंस जो हैं कुछ होमवर्क के लिए देती हूँ कि जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि एटलीस्ट मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस इंटरेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो सेशन है वो मैं इसी से शुरू करूंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोग आगे तक वीडियो ना देखो, बट हाँ स्टार्टिंग में तो देखोगे ही ना इतना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन है seismic earthquake waves can be either P waves or S waves. Choose the correct wave type. Can they be reflected? Can they be reflected? क्या ये reflect हो सकते हैं? Longitudinal yes, transverse no, longitudinal no, transverse yes। 4 ऑप्शन है, आपको पहले ही क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव्स पासिंग। देखो ये पूरे फिजिक्स के ही क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बीटेक एमटेक वाली साइबर सिक्योरिटी के जो एग्जाम होता है उसमें। साउंड वेव्स पासिंग थ्रू द एयर, द चेंजिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एयर इज। साउंड वेव्स जो एयर से पास हो रही हैं तो उसका आंसर क्या होगा? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक या आइसोकोरिक। तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर 3 विच इज एडियाबैटिक। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड। क्या है? नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। द compression and rarefaction caused by sound wave lead to change in pressure and volume which are purely mechanical in nature। ठीक है, तो ये मैकेनिकल नेचर में होते हैं, कोई भी यहाँ पे आपका जो हीट है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव 20 हर्ट्ज। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज और फिर दिया हुआ है वेवलेंथ 2 मीटर दी हुई है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव? तो आप कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू, आप ये फॉर्मूला लगाओगे और इसमें आप अपने वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करने के बाद में आपका आंसर आएगा 400, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने भी ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है कि नहीं मुझे इसका आंसर सही नहीं लग रहा है,
तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके देख लेते हो, बट फ्रॉम माय एंड आई थिंक मैंने सारे जो क्वेश्चंस है वो सही बताए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप सॉल्व कर सकते हो और आप इवन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ऐसा ऐसा आंसर होना चाहिए। तो मुझे पूरे सॉल्यूशन के साथ में आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर्मूला इज, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर है ये, कैसे, ये है आपका, और इसको हम चेंज कर देंगे तो d बाय ये आ गया e, ठीक है। तो आपका ये आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स इज, सेकेंड लॉ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको, आप देखो कुछ चीजें ना बहुत इजी सी होती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, इफ यू आर गुड इन दैट, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशंस बता है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये निकल आया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D2, ठीक है, Q1 Q2 बाई D2, ये वाला, ये क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट पूछी है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ठीक है। सो नन इज करेक्ट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, निकल गया 7th क्वेश्चन। 2 कॉपर कंडक्टर्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 कॉपर कंडक्टर्स आर इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 times that of other. If the conductor having smaller cross section area has a resistance of 40 ohms, the resistance of another conductor will be, भाई ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन के बाद में मुझे आंसर जो होगा इसका आपको उसमें बताना है, मुझे किसमें बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला के बाद में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मुझे देना है, और प्रॉपर आप क्या करोगे, प्रॉपर आप मुझे कमेंट में सॉल्यूशन के साथ में आंसर बताओगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, और जिसका भी आंसर एकदम करेक्ट होगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th, इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉइल्स फॉर 10 minutes. It is required to boil the boiler in 15 minutes using same supply means, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन है लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट से नो अफेक्ट ऑन हीटिंग ए वाटर, नन ऑफ द अबव। क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा कि लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज्ड, इसकी हम लेंथ बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, which type of physical quantity is electric current? physical quantity is electric current की क्या है? scalar quantity, vector, bipolar, thermodynamic quantity क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा scalar quantity। इसका रीजन क्या है? current follows the law of scalar addition and not the vector addition, ठीक है। अब angle between the wire carrying current does not affect the total current in the circuit, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? एज इट 90 डिग्री एज इट रीचेज इट्स पीक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वो पीक अपनी वैल्यू पे पहुंच जाता है, इसलिए 90 डिग्री इसका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट हायर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आप क्या बढ़ाता है? स्किन अफेक्ट, टेम्परेचर, वोल्टेज या इंसुलेशन? आंसर होगा 1 विच इज स्किन अफेक्ट। क्यों? because reduces the effective cross section of the conductor and thus increases its effective resistance, ये इसका रीजन होगा। आंसर इज
ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th. A transformer has 4000 turns, ठीक है, 4000 turns on its primary coil and 150 turns on its secondary coil. The input voltage is 10,000 volt. What is the output voltage? क्या होगा आउटपुट वोल्टेज? तो चलो देखो, इसको ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं. V out अपॉन V in इक्वल्स टू NS अपॉन NP. ठीक है, अब इसमें V आउट उन्होंने हमें निकालने बोला है, ये बोला ना आउटपुट वोल्टेज, तो V आउट अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 150 अपॉन 4000. तो अब V आउट क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 4000. सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 375 वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 3. ये इसका राइट आंसर है. क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th. A circular coil with a cross section area of 4 cm square has 10 turns. It is placed at the center of a long solenoid that has 15 turns per centimeter and a cross sectional area of 10 cm square. The axis of the coil coincides with the axis of the solenoid. What is their mutual inductance? अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बट स्टिल वील ट्राई. देखो मैं ट्राई करूंगी कि आपको बता पाऊं. ठीक है, मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरी स्टूडेंट है जिसने मुझे काफी हेल्प करी है ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में, तो उसने मुझे बढ़िया तरीके से इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं. तो ये क्वेश्चन जो है वो आप डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व करना. तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल N2 इज इक्वल्स टू 10. इसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड, यानी कि ये स्मॉल n इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. अब इसके बाद में अब हमने ये क्या बोला, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1500 टर्न्स पर मीटर. अब एरिया ऑफ कॉइल A2 कितना दिया है, ये वाला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. अब आ जाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालने बोला है ना. म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ही प्यारे तरीके से इसने मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं और बहुत मेहनत लगी है ये पेपर सॉल्व करने में. उसको काफी दिन उसने जो है इस पर पेपर पर मेहनत करी है. आई होप कि आप सभी को ये पसंद आएगा. और अगर आपको ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहीं नहीं मिलने वाले, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और वो भी सॉल्यूशन के साथ, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. चलो, तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं N2A2 cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा एंगल बिटवीन B एंड A. तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. ठीक है, थीटा क्या हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया. इसको अच्छे से जब सॉल्व करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. अब चलो फाइनल हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. इसमें हम फाइनल वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ लिख रही हूं मैं. ठीक है, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1500 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1. ठीक है, ये हो गई वैल्यूज पुट कर दी. आंसर आएगा 7.54 इंटू 10⁻⁻6 और इसके बाद में 7.54 μh. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर.
नाउ यू सी कितना लंबा सॉल्यूशन था, बट एट द एंड आपको आंसर मिल गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इतने प्यारे सॉल्यूशन जो आपको मिल रहे हैं ना, आई डोंट थिंक कि कहीं और पॉसिबल है कि आपको ये इतने अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस मिले, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व्ड मिले। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला है। in a series resonant RLC circuit, the voltage across 100 resistor is 40 volt. The resonant frequency is 250. If the value of C is 4 mu f, then the voltage across L is। अब देखो फिर से ये बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, 400 वोल्ट इसका आंसर आएगा, जो कि अगेन उसने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, चलो सॉल्यूशन मैं आपको बता ही देती हूँ। रजिस्टर इज 100, वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे जो चीजें दी हुई है सबसे पहले वो लिखेंगे। वोल्टेज दिया हुआ है 40 वोल्ट। इसके बाद में C इज इक्वल्स टू 4 म्यू एफ, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। ओमेगा इज 250। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ओम्स लॉ। क्या लगेगा यहाँ पे, ओम्स लॉ लगाना है हमें, ओम्स लॉ। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि ठीक चल रहे हैं हम। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40/100, तो ये आ जाएगा 0.4A। ठीक है, अब इसके बाद में वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज के लिए हो जाएगा L इज इक्वल्स टू इसको हम यहाँ लिखते हैं, L इज इक्वल्स टू, वोल्टेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, L इज इक्वल्स टू I इंटू XL, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 0.4 इंटू 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा 400 वोल्ट। ठीक है, अब ये XL कैसे निकाला है, तो इसका भी कुछ ये फॉर्मूला है, XL इज इक्वल्स टू XC, तो ऐसे करके इससे निकाला है। अब उतना खुद से आप सॉल्व करना, इतना डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया, XL इज इक्वल्स टू XC, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। VL इज इक्वल्स टू LVR, VL इज इक्वल्स टू L, तो इसको आप सॉल्व करो और फिर निकाल लेना XL, और यहाँ पे XL की वैल्यू पुट करना, 400 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ E इंटू बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन है सेम एज दैट ऑफ E, सेम एज दैट ऑफ V, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अ 54 meter volt laser beam has a cross section area of 5.0 millimeter square. The magnitude of maximum electric field in this electromagnetic wave is given by। अब आपको ये सब चीजें दी है, फिर से बहुत लंबा सॉल्यूशन है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगी। अब मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताने वाली हूँ। I इज इक्वल्स टू PYA इज इक्वल्स टू 1/2 E0 2C। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपको निकालने क्या बोला है, आपको ई स्क्वायर निकालने को बोला गया है। ठीक है, ई स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये आपको अपने से करना पड़ेगा। इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज कैसे पुट होंगी, 54 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9
into 10 raised to the power minus 12 e square into 3 into 10 raised to the power 8। ठीक है, अब आपको ये e स्क्वायर निकालना है तो इसको ट्रांसफर करो इधर पे, बाकी की वैल्यू इधर लाओ, सॉल्व करो और आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 2.82। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लक्स इज अ डैश फील्ड एंड इट्स डेंसिटी इज अ डैश फील्ड। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर फील्ड एंड इट्स डेंसिटी इज अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at 30 centimeter from a convex lens having a focal length of 15 centimeter। तो इसका आंसर क्या होगा, अगेन यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगी बट मैं आपको आधा दे दूंगी जिससे कि बाकी का आप थोड़ा खुद से भी सॉल्व करो। आपको दिया हुआ है f दिया है, u दिया है -30, f दिया है 15। फॉर्मूला इज 1/v इज इक्वल 1/v माइनस, ठीक है, माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये माइनस है, ये है इसका फॉर्मूला। आपको अब निकालना है 1/v, आपको निकालना है, क्या निकालना है, 1/v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/30। अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.6 है। द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल एट ग्लास पर एयर इंटरफेस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, फिर से न्यूमेरिकल आ गया भाई, कितने न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स में। तो इसका होगा साइन थीटा 2 by sin 90 इक्वल्स टू 1/म्यू। तो आपको यहाँ पे अब वैल्यूज रख देनी है, वैल्यूज रखोगे आपका कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा ई इज इक्वल्स टू 1/म्यू। वैल्यू रखो, आंसर आना चाहिए आपका 0.62। ठीक है, सॉल्व करो, थोड़ी सी अब आप भी मेहनत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, प्लेन मिरर पे कैसी इमेज बनती है, प्लेन मिरर पे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, चलो 21 क्वेश्चन पर आते हैं। 21 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, तो आंसर नंबर 1 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या करेक्ट दिया हुआ है, तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताने बोल दिए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर 14 था और अब 22 है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 is in which region does BJT acts as off switch of the electronic circuit, कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव या फिर रिवर्स सॉल्यूशन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 which प्रिंसिपल ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल एब्जॉर्प्शन या ऑप्टिकल रोटेशन। तो आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इन डिजिटल ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट रिक्वायर मिनिमम बैंडविड्थ इज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर 4 डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना।
In microwave receiver, which microwave component provide isolation between antenna and local oscillator but provide connection between antenna and mixer? तो ये ऐसा किस में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डुप्लेक्सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज अ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स? वाईफाई नेटवर्क किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? वो करता है 5 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब देखो केमिस्ट्री आ गई, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, अब 25 जो होंगे वो आगे के केमिस्ट्री के आ गए। The macronutrient provided by inorganic fertilizers are तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या करता है? न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कर देता है इंक्रीज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। एटम का एटॉमिक मास बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है लास्ट आंसर हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? इनमें से मेटलॉइड कौन सा है? टिन, सिल्वर, आयोडीन, आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक है इट इज अ मेटलॉइड। तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर ली, जिसमें हमें स्टार्टिंग में फिजिक्स मिली और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे वो हमें केमिस्ट्री के मिले, और जो अगला पार्ट आएगा उसमें भी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, या फिर मुझे टफ लगते हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। तो बाकी का जो है सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।